अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर नंबर 13 है और इसका नाम प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और पिछली वीडियो तक हमने रिफ्लेक्शन को जो वो समझा था कि जो बाउंसिंग बैक होता है हमारे पास, कि कोई रे, लाइट की रे किसी सरफेस के ऊपर पड़े और वहाँ से जो है वो बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम से वो उसके ऊपर स्ट्राइक हुई थी। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। यही जो हमारे पास रिफ्लेक्शन पिछली वीडियो के अंदर हमने देखी थी, ये सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। तो वो लॉज पढ़ेंगे हम लोग, दो किस्म के लॉज हैं, वो दोनों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसे भी जो है वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस कंसीडर करने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे। और स्मूथ सरफेस इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि जो हमारी रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल परफेक्ट हो सके। बेसिकली दो तरह की हमारे पास सरफेसेस होती हैं, या तो वो रफ़ होगी या तो वो जो है स्मूथ होगी। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन वाले चैप्टर के अंदर कि कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकती, यानी कि बिल्कुल प्लेन नहीं हो सकती। जो आपको ज़ाहिरी तौर पे प्लेन नज़र आ रही होती है, जैसे ये वाइट बोर्ड है, तो ये ज़ाहिरी तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इसको भी अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो इसके अंदर भी थोड़ी सी रफनेस जो है वो पाई जाती है। तो जो बिल्कुल करीब करीब हमारे पास चीज़ है, जो बिल्कुल स्मूथ होती है, वो मिरर्स होते हैं। मिरर्स जो है वो कम्प्लीटली तकरीबन जो है सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो मिरर्स को भी हम अगली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है वो भी देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हम जो है वो मिरर को यहाँ पे बनाएंगे, एज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर जो है रिफ्लेक्शन करवाएंगे ताकि रिफ्लेक्शन जो परफेक्ट हो और जो इसके लॉज हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे हम लोग एक प्लेन मिरर जो एज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट करेगा। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर मिरर है जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये मिरर है और इसे हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोई सोर्स है जो लाइट रेज को जो एमिट कर रही है। सबसे पहले तो अगर हम एक बॉल की मदद से रिफ्लेक्शन को यहाँ पे समझें तो क्या होगा कि अगर हमारे पास ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, जैसे हमारे पास ज़मीन होती है घर की, मार्बल लगे हुए ऊपर बिल्कुल प्लेन हो, तो क्या करो कि आप यहाँ से बॉल फेंको बॉल फेंको यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर, इसके साथ वो स्ट्राइक होगी तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी या फिर वो किस तरह से मूव करेगी, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे खुद भी करके देख सकते हो। आप देखोगे कि जब वो इससे स्ट्राइक होगी तो वो कुछ इस तरह से जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। आप यहाँ से जो है वो बॉल को इस एंगल के ऊपर फेंको और वो इस तरह से जो रिफ्लेक्ट होगी। और जो रिफ्लेक्शन हमारे पास लाइट रेज की होती है वो भी सेम इसी तरह से होती है। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक सोर्स है लाइट की, कि जिसके अंदर से लाइट रेज जो है वो एमिट हो रही है और काफ़ी सारी लाइट रेज जो है इसमें से एमिट हो रही होंगी, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ एक रे को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। सिर्फ एक रे को हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। और फ़र्ज़ करो कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास बी है। तो इस पॉइंट ए से ये रे निकली इस सोर्स में से और ट्रैवल करते 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 यहाँ तक गई और इस मिरर को जो है वो यहाँ पे आके इसने स्ट्राइक किया। और जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक किया, ये वाला जो है वो यहाँ से मिटा देते हैं, यानी कि खुद ही इमेजिन कर लो कि ये जो है आपके पास एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो लाइट रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट ओ बोल लो और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आके इस रे ने स्ट्राइक किया इस मिरर को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रे थी, यानी कि रिफ्लेक्ट होने से पहले वाली जो रे है उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
कि जो इस मिरर के ऊपर जाके जो है वो जिसने स्ट्राइक किया है इस मिरर को टकराई है रिफ्लेक्ट होने से पहले, और यहाँ से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई है इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि वो रे कि जो रिफ्लेक्ट हो गई है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम लोग एक और चीज़ बनाते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है। और नॉर्मल का मतलब कि परपेंडिकुलर ये जो हमारे पास सरफेस है या फिर ये जो हमारे पास प्लेन मिरर है, इसके आप जो है वो परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करो जो कि एन से डिनोट की जाएगी और इसे हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। नीचे तक परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए इस मिरर के साथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे लॉज है रिफ्लेक्शन की, और वो कौन कौन से लॉज हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास जो लॉ है वो हमें क्या बताता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और सबसे पहला जो लॉ है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमारे पास पहला लॉ है, और ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ये वाली, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और जो नॉर्मल है ये वाला जो नॉर्मल है आपके पास, ये सारे के सारे सेम प्लेन के अंदर होंगे। प्लेन हमारे पास क्या होता है कि जब भी दो डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये जो आपके पास सरफेस है ये एक प्लेन कहलाती है। जैसे ये हमारे पास एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक प्लेन है पूरी की पूरी हमारे पास जो सरफेस है। एक प्लेन जो है वो यूँ भी हो सकता है कि यूँ जो है वो आपके पास लेटा हुआ हो, जैसे ये हमारे पास जो वो कागज़ है, तो एक प्लेन यूँ है, एक प्लेन जो है वो यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। तो प्लेन जो है वो काफ़ी सारे किस्म के हो सकते हैं। ये जो लॉ है ये हमें क्या बता रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये हमेशा हमेशा सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमने मिरर को किस तरह से रखा हुआ है, मिरर कुछ यूँ पड़ा हुआ है, मिरर को हमने यूँ रखा हुआ था इसके ऊपर। जो इंसिडेंट रे हैं वो आके इस तरह से पड़ी इस मिरर के ऊपर, और इस तरह से जो रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि सेम प्लेन के ऊपर है, ये इसी वाले प्लेन के ऊपर है। ऐसा नहीं हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है इसके ऊपर पड़ी और इस प्लेन के अंदर आ गई। ऐसा कभी भी जो पॉसिबल नहीं है कि वो एक प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे प्लेन के अंदर चली जाए, जबकि हमेशा हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगी, एक ही प्लेन के अंदर। अब फ़र्ज़ करो कि हमने जो है वो मिरर यूँ रखा हुआ है और आप जो है वो यहाँ से इंसिडेंट रे इसके ऊपर मार रहे हो, तो इंसिडेंट रे जाके इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक होगी और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसका मतलब जो हमारे पास तीनों की तीनों चीज़ें होंगी वो इस वाले प्लेन के अंदर होंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ से आप जो इसके ऊपर लाइट मारो या फिर रे ऑफ लाइट जो जाके इसके साथ टकराए और जो लाइट है वो इस तरह ऊपर की तरफ चली जाए। मतलब आप ये वाला हमारे पास प्लेन है, इसके अंदर फ़र्ज़ करो कि ये मिरर पड़ा हुआ है, ये मिरर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ से जो इसके ऊपर लाइट मारूँ, ये रे जाएगी जाके टकराएगी, और ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इस प्लेन के ऊपर जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, बल्कि क्या होगा कि ये यहाँ पे जाके टकराएगी और इस तरह से जो है ये मूव कर जाएगी, यानी कि यूँ गई, इससे टकराई और यूँ मूव किया, यानी कि इसी सेम प्लेन के अंदर होगी, ये अपना प्लेन कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने ये पहला लो क्या देखा कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल हमारे पास होता है ये वाला नॉर्मल, बेसिकली सिंपली वो लाइन कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग जो है नॉर्मल बोलते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगी, यानी कि प्लेन चेंज नहीं होगा कभी भी इनका। तो ये हमारे पास पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, और दूसरा जो लॉ है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास एंगल है ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी नहीं समझा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या होता है, इस नॉर्मल से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होता है, यानी कि इसी नॉर्मल से लेकर इस वाली रे तक का जो एंगल होता है, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये एंगल कौन सा बनेगा? ए, ओ और एन। जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, वो ए, ओ और एन बन रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? बी, ओ और एन, बी, ओ और एन। या फिर सिंपली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? ये दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं आपस में। और अगर इसको लिखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऑलवेज इक्वल होते हैं ये दोनों के दोनों एंगल। मतलब क्या कि ये जो आपके पास एंगल है, अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ से आप मेजर करो 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ रही है एंगल की, तो इसकी भी लाजमी 30 डिग्री होगी। मतलब ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और यहाँ पे हमेशा का मतलब ये है कि आप चाहे कोई सी भी चीज़ ले लो, हमने प्लेन मिरर यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिया था, लेकिन ये जो हमारे पास लॉज हैं ये दोनों के दोनों तमाम चीज़ों के ऊपर होल्ड करते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर जो अप्लाई होते हैं। कौन सा वाला? ये वाला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगी, कभी भी अपना प्लेन जो वो चेंज नहीं कर सकती। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, चाहे आपके पास कोई सा भी मटेरियल हो। यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए जो वो प्लेन मिरर को कंसीडर किया, यानी कि स्मूथ सरफेस को, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो है वो कंसीडर किया। लेकिन ये वाले जो दो लॉज हैं ये होल्ड करते तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन हमारे पास हो रही है तो वो इन लॉज को जो फॉलो करेगी। तो ये थे हमारे पास आसान से दो लॉज जो कि रिफ्लेक्शन के थे। और फिर आगे जो हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो कि रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जी, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर ये वाली जो है इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो ये वाली हमारे पास रिफ्लेक्शन है इसे हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर फ़र्क क्या है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये हमारे पास स्मूथ सरफेसेस की वजह से होती है, और जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इर्रेगुलर सरफेसेस की वजह से होती है या फिर रफ़ सरफेसेस की वजह से होती है। इसकी जो सरफेस है वो आपके पास रफ़ है, और इसकी जो आपके पास स्मूथ है वो हाईली स्मूथ है। हाईली स्मूथ का मतलब कि ये आइडियल है, इसको आइडियल भी बोल सकते हैं या फिर स्मूथ सरफेस सिंपली जो है वो बोल दो, और इसको जो है वो रफ बोल दो कि ये यहाँ पे जो हमारे पास रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या होता है कि या फिर रेगुलर आप रिफ्लेक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करोगे, या फिर ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये क्या होती है कि जब हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंस, पैरेलल बीम जाए और वो इंसिडेंट करें एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, और इसके बाद क्या हो कि विल रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो कि ये रिमेन रहे पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि इनकी जो डायरेक्शन थी वो पैरेलल थी, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर जो यूँ जा रहे थे, और रिफ्लेक्शन के बाद तीनों की जो डायरेक्शन है वो भी पैरेलल है, यानी कि वो अब भी वैसी है जैसी यहाँ पे थी, तीनों पैरेलल आ रही थी। पैरेलल का मतलब कि जो आपस में मीटअप ना करें, और इसके साथ टकराने के बाद जो इनकी डायरेक्शन है अभी भी वो सारी की सारी आपस में पैरेलल है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये या फिर इस काइंड की जो रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये स्मूथ सरफेसेस की वजह से होती है। और डेली लाइफ के अंदर इसकी जो एग्जांपल है वो मिरर्स है। देखिए मिरर जो है वो करीब करीब होते हैं हमारे पास स्मूथ सरफेसेस के, यानी कि आइडियली स्मूथ सरफेसेस के। तो वो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है वो करवाते हैं कि आप अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो जो हमारे पास उनकी डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम रहेगी, यानी कि रिमेन रहेगी पैरेलल ही। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंस किसी सरफेस के ऊपर पड़े और रिफ्लेक्शन के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, यानी कि वो फिर पैरेलल ना रहे बल्कि किसी मतलब
स्कैटर्ड हो जाए, एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, और एक जो है किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है इसे हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी जो हमारे पास लॉज हमने पीछे जो पढ़े थे वो दोनों के दोनों होल्ड कर रहे होंगे। सिर्फ जो ये चेंज आ रहा है हमारे पास, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही है और इसके अंदर जो है वो इरेगुलर तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही है। वो किस वजह से? इस स्मूथ सरफेस की वजह से, कि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है, जबकि इसकी जो सरफेस है वो हमारे पास रफ है। और इसके अंदर भी जो दोनों के दोनों लॉज हैं वो होल्ड करेंगे। फर्ज करो कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, और ये जो है इस वाली रे का नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये लाजमी तौर पे बराबर होंगे, और सब के लिए यही होगा। इसका भी एंगल और इसका भी जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो आपके पास रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो नॉर्मल अब आपके पास इस तरह से नहीं बनेगा। इसका नॉर्मल तो हम लोग आसानी से बना रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है? बेसिकली 90 डिग्री सरफेस के आपको जो बनाना होता है। यहाँ पे जो आपके पास सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता था कि ये सरफेस जो थी वो यूँ थी, तो परपेंडिकुलर हमने यूँ बना दिया। अब यहाँ पे सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप जो नॉर्मल है वो किस तरह से बनाओगे? ये जो आपके पास सरफेस है, फ़र्ज़ करो कि ये वाली जो है ये थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि इस तरह से, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो यूँ बनेगा, इसका जो नॉर्मल बनेगा वो यूँ बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो आप सीधा नहीं बनाओगे बल्कि टेढ़ा बनाओगे। तो टेढ़ा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो आपके पास सरफेस है वो रफ़ है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जो आपके पास नॉर्मल है और ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, और ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये लाजमी तौर पे बराबर होंगे। और ये जो आपके पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाया करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास चाहे सरफेसेस रफ हो चाहे सरफेसेस जो है वो स्मूथ हो, दोनों के अंदर लगते हैं। स्मूथ सरफेस के ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि एक हमें जो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही होगी, यानी कि उनकी डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं आएगा। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आप उसके ऊपर मारोगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर जो स्कैटर्ड हो जाएगी, और डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर स्कैटर्ड इस वजह से होगी सिर्फ और सिर्फ कि उसकी जो सरफेस है वो रफ है। हालांकि इसके अंदर भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होल्ड कर रहे हैं, और वो हमने यहाँ पे देख लिया कि नॉर्मल जो बनेगा वो फिर इस तरह से बनेगा, इस सरफेस की या फिर इस वाली आपके पास जो ये वाली सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी जो आपके पास नॉर्मल बनेगा वो यूँ बनेगा कुछ तकरीबन इस तरह से, क्योंकि सरफेस जो है वो यूँ है। तो आप नॉर्मल बनाओ तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन का और ये वाला एंगल इंसिडेंट का, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दोनों लॉज हैं वो जिस भी तरह की आपके पास रिफ्लेक्शन हो कहीं भी हो दुनिया के अंदर वो होल्ड करेंगे। और जो टाइप्स है हमारे पास दो तरह की है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास स्मूथ सरफेसिस की वजह से होती है, और स्मूथ सरफेसिस की जो एग्जांपल है आपके पास वो प्लेन मिरर है, यानी कि जो करीब करीब है स्मूथ के, आइडियली स्मूथ के करीब करीब है, वो आपके पास प्लेन मिरर है, और वो इस तरह की रिफ्लेक्शन जो है वो करवाते हैं। और ये जो आपके पास टाइप है रिफ्लेक्शन की, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि आप कोई सी भी सरफेस ले लो, एक कागज़ ले लो और कागज़ के ऊपर जो है लाइट को मारो तो उसके ऊपर भी जो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी वो इर्रेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि कागज़ देखने में तो आपको क्या बोलते हैं स्मूथ लगता है, जैसे हमारे पास ये कागज़ है तो ये देखने में तो हमें स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे तो इसकी जो सरफेस होगी वो इस तरह से होगी। तो इसी की वजह से इसके ज़रिए से अगर आप इसके ऊपर जो है वो रेज़ मारो या फिर लाइट मारो तो इसके ऊपर जो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी वो इर्रेगुलर होगी, यानी कि आप पैरेलल बीम ऑफ रेज़ इसके ऊपर इंसिडेंट करवाओ तो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर जो है स्कैटर्ड हो जाएंगी। सिर्फ मिरर जो है वो इस तरह की रिफ्लेक्शन करवाते हैं। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से सनलाइट रीचेज अस, कि सनलाइट हम तक जो पहुँचती है बिफोर सनराइज एंड रिमेन्स इवन आफ्टर द सनसेट। कि हमारे पास सनराइज़ आपने देखा होगा अक्सर कि जब सुबह का वक्त होता है तो सूरज अभी निकला नहीं होता, लेकिन फिर भी लाइट रेज़ या फिर सनलाइट जो हम तक पहुंच रही होती है।
तो वो किस वजह से पहुंच रही होती है, वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से पहुंच रही होती है कि सन की जो रेज है वो पड़ती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है और वहाँ से जो है वो हम तक पहुँचती है। तो ये एक हमारे पास इसका फ़ायदा है, एडवांटेज है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। इसके बाद ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रीचेज एट दोज प्लेसेस वेयर इट कैन नॉट गो डायरेक्टली। एग्जाम्पल हमारे पास रूम है जहाँ पे लाइट डायरेक्टली नहीं जा सकती। सूरज फ़र्ज़ करो कि दोपहर को हम जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं। अब सूरज जो है वो बाहर है और हमारा कमरा भी जो है वो इस पूरे के पूरे घर के कोने के अंदर है। मतलब सूरज की जो शुआएँ हैं, सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट हमारे रूम तक नहीं पहुँच सकती। तो कैसे हमारे रूम तक जो है वो, या फिर कैसे हमारा रूम जो है वो रोशन हो जाता है दोपहर के अंदर, कैसे हमारे रूम तक जो है वो सनलाइट पहुंच रही होती है या फिर जो चीज़ें वो हमें नज़र आ रही होती है रूम के अंदर, तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रही होती है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास सन है और ये जो है वो हमारा घर है और यहाँ पे हमारा रूम है। तो हमने यहाँ पे छोटी सी जो है खिड़की छोड़ी हुई है। तो क्या होता है कि सन की जो रेज़ हैं वो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे हमने छोटी सी खिड़की छोड़ी होती है और यहाँ पे आके टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो स्कैटर्ड हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। क्योंकि सरफेसेस जो है वो रफ़ होती हैं हमारी दीवारों की भी और अंदर जितनी भी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी भी सरफेसेस रफ़ होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर वो स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है। तो आपने अगर एक खिड़की जो छोड़ी हुई है घर के अंदर, तो उससे सनलाइट आएगी और हमारे पास दीवार पे पड़ेगी और दीवार पे पड़ने के बाद इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और पूरे कमरे को जो है वो रोशन कर देगी या फिर पूरे घर को जो है वो रोशन कर देगी और ऐसी जगहों पे भी पहुंच जाएगी जहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइट पहुंच नहीं सकती। अब यहाँ पे भी अगर हम कमरे में भी देखें तो हमने एक ऊपर लाइट लगाई हुई है और लाइट कैसे पूरे के पूरे कमरे को रोशन कर रही है, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही कर रही है। तो इसी तरह जो हमारे पास सनलाइट होती है वो उन प्लेसेस के ऊपर भी जाके पहुंच जाती है कि जहाँ पे डायरेक्टली जो रेज है वो नहीं जा सकती इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, कि टकराई और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो स्कैटर्ड होती है। इसके बाद ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं कि लाइट रेज पड़ती हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो स्कैटर्ड होती हैं और हमारी आंखों के अंदर भी जो वो जाती हैं और फिर हम जो उनको देख पाते हैं। इसके बाद ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन सनलाइट रीचेज टू ईच लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है इसी की वजह से सनलाइट हर पत्ते के पास पहुंच रही होती है। यानी कि सनलाइट पड़ी हमारे पास ग्राउंड के ऊपर भी, दरख्तों के ऊपर भी और मुख्तलिफ जगहों पे और वहाँ से फैल गई हर जगह में, हर डायरेक्शन के अंदर जो फैल गई। तो इसकी वजह से जो हमारा हर पत्ता होता है उस तक जो लाइट रेज है वो पहुंच रही होती हैं। और बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारे पास सनलाइट होती है वो ज़रूरी होती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हमारे पास सनलाइट होती है वो ज़रूरी होती है और इसी की वजह से जो हमारा लीफ है वो अपना फूड बना रहा होता है। तो अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास मौजूद ना हो तो हर पत्ते के पास जो है वो सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, यानी कि वो रेगुलरली बिहेव करेगी, यहाँ टकराएगी और एक मखसूस एंगल के ऊपर जाएगी, यहाँ टकराएगी एक मखसूस एंगल के ऊपर जाएगी, तमाम की तमाम डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड नहीं होगी। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि बिफोर सनराइज़ हमारे पास लाइट पहुंच जाती है, डिफरेंट मटेरियल से सनलाइट टकराती है और वो स्कैटर्ड होते होते डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हम तक पहुंच जाती है। फिर उन प्लेसेस के अंदर भी लाइट जो पहुंचती है जहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सनलाइट नहीं जा सकती थी, जैसे कि हमारे रूम्स हैं। इसके बाद हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं इसी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, और हर लीफ के पास, हर पत्ते के पास जो है वो लाइट पहुंचती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, कि हर डायरेक्शन के अंदर वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ी, रेगुलर और इर्रेगुलर, और इर्रेगुलर के जो है वो हमने एडवांटेजेस भी देख लिए। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग मिरर और प्लेन मिरर और इससे इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।